तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 29 मार्च सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जिनका हम डिटेल में सॉल्यूशन करने वाले हैं, क्योंकि डिटेल से बहुत ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। साथ ही साथ में एक ट्रिक हमने आपको बताई थी, जहां से आज दीदी लोगों ने बताया 8 से 10 क्वेश्चन उनके केवल उसी ट्रिक से सॉल्व हो गए हैं। तो चलिए देखेंगे वो ट्रिक कौन सी है जो हमने आज सुबह वाली वीडियो में और कल सुबह वाली वीडियो में बताई थी। आज उस ट्रिक से बहुत फ़ायदा मिला है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में आ सके। साथ ही साथ में देखते हैं आज जिन लोगों ने हमारे पास में प्रश्न भेजे हैं उनके क्या कैसे कितने नंबर आए हैं। तो सबसे पहले देखिए, इनका नाम है पूनम गिरा और इनके 144 नंबर आए हैं ओबीसी से, और इन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास भेजे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। 172 नंबर इन भैया के आए हैं और इन्होंने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स भी ले रखे हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इसके बाद में देखो, इन्होंने बहुत सारे प्रश्न हमारे पास भेजे हैं। आज ये माध्यिका बहुलक वाला प्रश्न भी आया था। ठीक है, इंटरनेट पर प्रश्न आया था। इनका नाम क्या है, रचना परमार जी हैं। इनके 134 नंबर आए हैं। इन्होंने केवल हमारे यूट्यूब वीडियो देख करके ही तैयारी की थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारे प्रश्न हमारे पास में भेजे हैं। इसके बाद में नेहा झारिया जी हैं, इन्होंने भी बहुत सारे प्रश्न हमारे पास में भेजे हैं और ये शुक्ला सर एमपी महिला सुपरवाइजर वाले व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा और अभी इनके प्रश्नों को भी हम सॉल्व करने वाले। घड़ी वाला एक प्रश्न आया था। उसके बाद में ये यहाँ पर इनके नंबर कितने आए हैं, 167 नंबर आए हैं और इन्होंने भी काफ़ी सारे प्रश्न भेजे हैं। और ये सानिया खान दीदी हैं, इनके 182 नंबर आए थे और इन्होंने हमको हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। ये आप देख सकते हैं। कई लोग ऑब्जेक्शन करते हैं इनका नाम बार बार क्यों लेते हैं। भैया 182 नंबर लेकर के आए, आसान बात नहीं है। आप 190 लेकर के आओ, आपका नाम भी हम लेंगे। ठीक है ना, बार बार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने सुपर सिलेक्शन नोट्स से तैयारी की और अच्छे नंबर लेकर के आए हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं हो पाई है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप भी सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। इसके लिए कुछ खास करना नहीं है। ये आपको QR कोड दिखाई दे रहा है, इसी QR कोड पर आपको मात्र 199 रुपये का पेमेंट करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 199 रुपये का पेमेंट करना, उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। सुपर सिलेक्शन नोट्स को इस तरह से तैयार किया गया है कि आपके एग्जाम में 2 से 3 दिन भी अगर बचे हुए हैं तो भी आप इनको अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे खासे नंबर लेकर के आ सकते हैं। जैसे कि इन बाकी स्टूडेंट्स के इतने अच्छे नंबर आए हैं, आप भी उस तरह से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 2-3 दिन का भी समय बचा है, आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, तो अभी तुरंत ये नोट्स आप लोग मंगवा लीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर संपर्क करके आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले पोषण एवं स्वास्थ्य। तो एक दीदी ने क्वेश्चन भेजा था कि सर विटामिन के की डिटेल से प्रश्न आया था, यानी कि एग्जैक्ट ऐसे सीधे नहीं पूछ लिया था कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, उसमें कुछ घुमा फिरा करके पूछा था। तो चलिए विटामिन के को हम यहाँ पर डिटेल में कवर कर लेते हैं। भाई अगर डिटेल से प्रश्न आया है तो डिटेल में ही कवर करना पड़ेगा, क्योंकि विटामिन के पिछली 2 शिफ्ट से 2 दिन से लगातार पूछा जा रहा है। अभी बीच में गायब हो गया था पर कल से पूछा जाने लगा है। तो आइए विटामिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। विटामिन के रक्त के थक्का को जमाने और हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए एक जरूरी जो है विटामिन होता है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यह वसा में घुलनशील विटामिन है। आप कमेंट बॉक्स में एक बार और कमेंट करके बता दीजिए कि जल में घुलनशील वो 2 विटामिन कौन से हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, आज का पहला प्रश्न जिसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब ये करता क्या है, तो रक्त स्राव से बचाने और हड्डियों को मजबूत रखता है। अगर कहीं किसी को चोट लग जाती है और ब्लड लगातार बहने लगता है तो ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है। यहाँ पर ब्लड को जमाता है, जिससे कि ये जो रक्त बह रहा है वो सीधे बहता चला जाए और बाहर निकलना, रक्त बंद हो जाता है। ये काम विटामिन के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ में यह शरीर में रक्त को जमने भी नहीं देता है, यानी शरीर के अंदर जो ब्लड बह रहा है इसको पतला करने का काम भी विटामिन के द्वारा किया जाता है। और उसमें विटामिन सी और विटामिन ई भी मददगार होती हैं। तो आज यही प्रश्न आया था कि शरीर के अंदर ब्लड को पतला करने का काम विटामिन के कैसे करता है। तो विटामिन सी और विटामिन ई की मदद से विटामिन के शरीर के अंदर रक्त को पतला करने का भी काम करता है, जिससे कि शरीर के अंदर रक्त ना जम पाए और यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग, बाहर से जो है रक्त अगर बह रहा होता है वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। ठीक है, चलिए अब विटामिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। पहली बात तो यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है, जिसका मतलब है कि शरीर में वसा के साथ यह संग्रहित हो सकता है।
देखो जो विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं वो क्या है, मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो वसा में घुलनशील है वो हमारे शरीर में लगातार बने रहते हैं, ठीक है ना। चलिए, रक्त का थक्का। विटामिन के रक्त के थक्के को जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकता है। कल यही प्रश्न पूछा था कि चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने का काम कौन सा विटामिन करता है, विटामिन के करता है, ठीक है। हड्डियों को भी स्वस्थ रखता है, या हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हड्डियों के निर्माण और रखरखाव में मदद करता है। इसके दो पार्ट होता है, पहला है विटामिन K1, दूसरा है विटामिन K2। ये भी ध्यान रखना, आगे यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखो, K1 जिसे हम फाइलोक्विनोन कहते हैं, जो मुख्य रूप से पौधों में पाया जाता है, और K2 जिसे हम मेनाक्विनोन कहते हैं, जो मुख्य रूप से पशु उत्पादों और किण्वित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ये दोनों आपको फैक्ट भी याद रखने हैं। आहार के स्रोत की बात करते हैं तो विटामिन के कहाँ पर मिलेगा हमको, तो पालक में, केला में, ब्रोकली में, इन सब में विटामिन के मिलता है। कमी के लक्षण भी देख लीजिए लगे हाथ, तो विटामिन के की कमी से रक्तस्राव हो सकता है और गंभीर मामलों में हड्डियों की फ्रैक्चर का खतरा भी बढ़ सकता है। तो विटामिन के बारे में आपको डिटेल में हमने जानकारी दे दी है। जैसे हमारी इंस्टाग्राम आईडी है सक्सेस जंक्शन 777 के नाम पर, वहाँ हमने विटामिन की सीरीज चालू कर रखी है। अभी तक 5 विटामिन करा चुके हैं, रील्स के माध्यम से आप लोग सर्च करके वहाँ पर उसको जो है फॉलो कर सकते हैं। चलिए, खसरे का टीका कहाँ पर लगाया जाता है, ये आज पूछा गया है, यानी कि रूट पूछ लिया है खसरे के टीके का। तो अभी तक खसरे का टीका मतलब कब लगता है ये सब पूछते थे। आज का दूसरा प्रश्न, खसरे का टीका कब लगाया जाता है, पहला टीका कब लगता है। चलो, पहला तो आपको पता है 9 महीने पर लगता है, दूसरा टीका खसरे का कब लगता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलो, खसरे का टीका जिसे हम MMR खसरा मम्प्स और रुबेला, या फिर MRV खसरा मम्प्स रुबेला वेरिसेला, इसको 2 नामों से जाना जाता है। ये 2 टीकों के साथ में मिला करके लगाते हैं, ठीक है। जो ऊपरी बाह के पिछले हिस्से, अगर वयस्कों की बात करते हैं तो ऊपरी बाह के पिछले हिस्से यानी ट्राइसेप्स या चमड़े के नीचे लगाया जाता है। ये दोनों जो टीके लगते हैं, ठीक है। यह टीका खसरा, मम्प्स, रुबेला और वेरिसेला, इन चारों चीज़ों से बचाने का कार्य करता है। MMR और MRV टीका लगाने की जगह की बात करें, वयस्कों के लिए ऊपरी बाह का पिछला हिस्सा, और बच्चों के लिए चमड़े के नीचे या मांसपेशियों में टीका, ठीक है। लगता कब है, तो आपको बता रखा है, जो टीका है वो आपका पहली बार 9 महीने की एज में लगता है, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा खसरा फैलता है वहीं पर लगता है 9 महीने की एज में, नहीं तो इसकी एज जो है वो 12 से 15 महीने होती है, ठीक है। अब दूसरी बार कब लगाया जाता है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए, 2 टीकों के बीच में कम से कम कितने दिन का डिफरेंस होना चाहिए, तो कितनी बार आपको बता चुके हैं, 28 दिन। कम से कम 28 दिन यानी कि 4 सप्ताह का डिफरेंस होना चाहिए अगर 2 टीका लगाया जा रहा है। देखो, 2 या अधिक इंजेक्शन या फिर नाक से दी जाने वाली जीवित वैक्सीन, चाहे इंजेक्शन हो या फिर नाक से दी जाने वाली जीवित वैक्सीन हो या फिर OPV हो, ओरल जो पोलियो वैक्सीन होती है, जिन्हें एक ही दिन में नहीं दिया जाता है, इनके बीच में कम से कम 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। अब ये मत करना DPT मतलब डिप्थीरिया का अलग लगवा रहे हो, पर्टुसिस का, टिटनिस का अलग लगवा रहे हो, ये तो एक साथ में दिए जा रहे हैं ना, तो इनके में कोई गैप की जरूरत नहीं है। लेकिन जो एक साथ में नहीं दी जाती उनके बीच में कम से कम 4 सप्ताह का गैप होना चाहिए, ताकि जो जोखिम है, जो संभावित जोखिम है, उसको रोका जा सके। आगे बढ़िए, दस्त में कोलिक जिंक। अभी तक देखो निर्जलीकरण और दस्त से प्रश्न पूछे जा रहे थे, रोटा वायरस वगैरह पूछ रहे थे, अब देखो डीपली घुस करके पूछ रहे हैं दस्त में कोलिक जिंक किस प्रकार लाभकारी होता है। आइए देख लेते हैं। तो देखो, निम्न और मध्यम आय वाले जो देश हैं वहाँ पर हर साल लाखों बच्चे गंभीर दस्त से पीड़ित होते हैं और कई निर्जलीकरण की वजह से मर जाते हैं। दस्त में क्या होता है कि शरीर का जितना पानी होता है वो सारा पानी बाहर निकल जाता है, जिससे बच्चों की मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है ना। तो इसके लिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी ORS का घोल दिया जाता है, ठीक है, लेकिन ये उतना उपयोगीकारी नहीं होता है, जिससे क्या होता है बच्चों की जान बचाई जा सके, इतना भी फायदेमंद नहीं होता है। हाँ, इसके लक्षण को कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत हो तो क्या करेंगे, लेकिन इससे बच्चों के दस्त पीड़ित होने की अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, जिंक सप्लीमेंट देते हैं। तो जिंक सप्लीमेंट दस्त की अवधि और गंभीरता को कम करने में मदद कर सकता है, और इसलिए बच्चों की मृत्यु दर को कम करने में ORS की तुलना में ये ज़्यादा फायदेमंद होता है जिंक सप्लीमेंट। तो आज यही पूछा गया था जिंक सप्लीमेंट के बारे में, ये दस्त में किस तरह से लाभकारी है, यह प्रश्न आज पूछा गया था। आगे बढ़िए, डिप्थीरिया की वैक्सीन अगर आपने नहीं लगवाई है तो क्या हो सकता है, क्या उसके साइड इफेक्ट पड़ सकते हैं अगर आपने डिप्थीरिया की वैक्सीन नहीं लगवाई है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं डिप्थीरिया क्या होता है। तो डिप्थीरिया एक जीवाणु संक्रमण है जो गले और नाक को प्रभावित करता है।
आपको हमने ऑलरेडी बताया था, यह हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और गले में जालेनुमा आकृति बना लेता है, जिससे बच्चा ना तो कुछ खा पाता है ना कुछ पी पाता है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। आज का तीसरा प्रश्न, डिप्थीरिया का जीवाणु कौन सा है? कल पूछा था, आज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कल एग्जाम में ही पूछ लिया था, आगे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखो, नाक को प्रभावित करता है, गले को प्रभावित करता है। वैक्सीन जरूरी क्यों है? तो डिप्थीरिया की वैक्सीन लगने से यह संक्रमण होने से बचाया जा सकता है। अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो क्या होगा, यही पूछा था आपसे। अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो उसका क्या साइड इफेक्ट पड़ेगा? सबसे पहली बात, हमारे गले में संक्रमण हो जाएगा। इस टाइम पर यह बीमारी बहुत चल रही है, ठीक है ना, गले में संक्रमण बहुत हो रहा है। देखो, तो डिप्थीरिया गले में एक मोटी परत बनाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। दूसरी बात, दिल और दिमाग को यह नुकसान पहुंचाता है। तो डिप्थीरिया के विष रक्त के माध्यम से दिल और दिमाग तक पहुंच जाते हैं और उन्हें भी नुकसान पहुंचाते हैं। लकवा भी मार सकता है, डिप्थीरिया से लकवा भी हो सकता है। देखो, दिमाग पर कोई भी बीमारी अगर असर करेगी तो सबसे पहला उसका इफेक्ट होगा कि वो लकवा मार सकता है, ठीक है ना। तो अगर ये जीवाणु दिमाग तक पहुंच गए तो फिर ये लकवा का कारण भी बन सकते हैं, मृत्यु तक हो सकती है, डिप्थीरिया जानलेवा भी हो सकता है। ये सारी समस्या डिप्थीरिया के साथ में हो सकती हैं। इसका बैक्टीरिया कौन सा है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके बाद में एचपीवी से प्रश्न पूछा गया था कि एचपीवी क्या है, यानी उनको ये याद था कि सर एचपीवी से एक प्रश्न पूछा था। आइए एचपीवी के बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। देखो, एचपीवी, जिसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहा जाता है, यह एक बहुत ही आम यौन संचारित संक्रमण है। यानी कि ये जो है यौन रोगों से फैलने वाला एक संक्रमण है, जिसके कोई खास लक्षण तो दिखाई नहीं देते हैं और ये अपने आप ठीक भी हो जाता है, लेकिन कुछ प्रकार जननांग या मस्तिष्क का कैंसर का कारण भी बन सकते हैं। और इससे बचाव के लिए ओपीवी, ये जो एचपीवी वैक्सीन लगाई जाती है। और ये जो एचपीवी वैक्सीन है, ये कैंसर को भी ठीक करने की क्षमता रखती है। तो एचपीवी से बचाने के लिए एचपीवी की वैक्सीन भी लगाई जाती है और यह एक यौन संक्रामित रोग होता है। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सुकन्या समृद्धि योजना दूसरी बार पूछी गई है, परसों पूछी गई थी, आज फिर से आ गई है, तो हम फिर से कवर कर लेते हैं। जितनी बार आएगी उतनी बार कवर करेंगे, ठीक है। देखो, सुकन्या समृद्धि योजना SAY भारत सरकार की एक बचत योजना है। यह योजना उन बालिकाओं के लिए है जिनका भविष्य सुरक्षित करना होता है। इस योजना के तहत अभिभावक किसी बालिका के नाम पर खाता खोल सकता है। अब इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण खास बातें जो हैं, ये महत्वपूर्ण है, यही आपसे पूछी जा रही हैं। इस खाते में न्यूनतम 250 रुपये जमा करके खाता खोला जा सकता है। तो जो न्यूनतम मतलब कि पैसा लगता है कितना, मिनिमम 250 रुपये तो जमा करने पड़ेंगे। इसके बाद ये आपका पूछा गया था अभी, एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए ही जमा किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष का मतलब समझ रहे हैं ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। तो 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। एक बच्ची के नाम पर एक ही खाता खोला जा सकता है। और चौथी बात, भारत में किसी भी डाकघर या बैंक में आप जो है सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बातें थी जो आपसे पूछी गई थी। इसके बाद में PMAJAY यानी कि PM अजय योजना आज आपसे पूछी गई थी, ये किससे संबंधित है, आइए देख लेते हैं। देखो, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल गांवों के समग्र विकास करना है। यानी जो अनुसूचित जाति के बहुल गांव हैं उनका समग्र विकास करना इसका उद्देश्य है, जिससे सामाजिक आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार हो सके और गरीबी को भी कम किया जा सके। यह PM अजय योजना का उद्देश्य है। अब यहाँ पर हमको बहुत सारे क्वेश्चन लोगों ने भेजे हैं, कुछ क्वेश्चन लेट आते हैं, तो उन क्वेश्चन को हम सुबह जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है उसमें कवर करते हैं। और पिछले 2 दिन से हम लगातार ट्रेंडिंग टॉपिक में जो वो ट्रेंडिंग वीडियो है उसमें हम कवर कर रहे थे 2 टॉपिक। अभी कल हमने कवर किया था कौन सा, प्री स्कूल एजुकेशन, ठीक है। और आज सुबह हमने गर्भावस्था को कवर किया है और दत्तक पुत्रों को कवर किया है। वहाँ पर हमने एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक क्या थी आप जा करके देख लेना, दोनों वीडियो, कल और परसों वाली सुबह वाली। उसमें हमने बताया था जहाँ पर भी केवल शब्द मिल जाए, केवल शब्द लगा मिल जाए, समझ लीजिए नेगेटिव सेंस दे रहा है, उसको हटा देना है। तो आज दीदी लोगों ने कमेंट किए हैं, दोनों लोगों ने कमेंट किए थे कि सर लगभग 10 प्रश्न इसी ट्रिक पर आधारित आए थे और आपकी वो ट्रिक काम कर गई और हमारे जो है ये 10 के 10 प्रश्न बिल्कुल सही गए हैं। उसमें क्या हो रहा था कि हमने आपको बताया था कि 3 जो ऑप्शन होंगे वो नेगेटिव सेंस दे रहे होंगे, जहां पर केवल शब्द लगा मिल जाए, समझ लीजिए नेगेटिव शब्द दे रहा है, उसको तुरंत हटा देना है। तो उन्होंने बताया था कि 3 ऑप्शन सर ऐसे ही मिल रहे थे जिसमें केवल शब्द दिए थे, उसको हम हटा दे रहे थे और हमारा आंसर निकल करके आ जा रहा था। अब इसको कैसे करना है, ये टैग वर्ड क्या है, वो आज सुबह की वीडियो देख लेना या फिर कल वाली वीडियो जरूर देख लेना। कल सुबह वाली वीडियो में हमने लगभग 20 प्रश्न इसी पर आधारित कराए हैं, तो वो वीडियो जरूर देख लिया कीजिए। कल फिर से हम कल सुबह एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं।
अगला देखो, दत्तक पुत्र ग्रहण, ये देखो फिर से आ गया है। इसके ऊपर आज सुबह हमने वीडियो कराया था। दत्तक पुत्र ग्रहण के लिए कौन सा कानून लागू होता है, आइए देख लेते हैं। कानून से प्रश्न पूछा गया है, बाकी इसके बारे में पूरा डिटेल आज करा चुके हैं। तो भारत में दत्तक पुत्र ग्रहण के लिए मुख्य रूप से हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण एक्ट 1956 लागू होता है। किस पर? जो हिंदू परिवार होते हैं। गैर हिंदुओं पर कौन सा होता है वो भी बता देते हैं। देखो, हिंदू धर्म मानने वालों के लिए होता है। इसमें क्या होता है? हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण एक्ट 1956, जिसे हम HAMA कहते हैं, यह अधिनियम हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए दत्तक ग्रहण और भरण पोषण से संबंधित है। ठीक है, इसका उद्देश्य है हिंदू कानूनी परंपरा और संहिताबद्ध मानकीकृत करना, यानी कैसे कैसे आपको बच्चे को गोद देना है हिंदू परंपरा के अनुसार, वो आपको इस एक्ट में बताया जाएगा। ठीक है, और इसका दायरा भाई देखो, संप्रदाय का पालन करने वाले हिंदुओं पर लागू होता है, जिसमें वैष्णव, लिंगायत, आर्य समाज के अनुयायी आदि लोग शामिल होते हैं। इसके अलावा एक है गैर हिंदू, जो हिंदू नहीं है उनके लिए कौन सा कानून है। अब आज कौन सा पूछा गया था ये एग्जैक्ट तो पता नहीं है, तो हमने दोनों ही करा दे रहे हैं आपको। ठीक हो, तो गैर हिंदुओं के लिए किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण एक्ट 2015 और अभिभावक और वार्ड एक्ट 1980 लागू होता है। तो ध्यान रखना, अगर गैर हिंदू आए तो आपको ये दोनों बताना है, अगर हिंदू आए तो 1956 वाला बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 के अंतर्गत अनाथ बच्चों को कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है। अब ये अगर एग्जैक्ट पता होता मध्य प्रदेश का पूछा है उत्तर प्रदेश का तो कन्फर्म हो पाता। उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले शुरू की थी, 4000 रुपये राशि देते थे, उसके बाद में यही 4000 रुपये राशि हर राज्यों के द्वारा जो है दी जाने लगी। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। देखो, तो मध्य प्रदेश सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, विभाग के तहत मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की। इस योजना के तहत उन सभी बच्चों को मासिक आधार पर पेंशन दी जाएगी, यानी कि मासिक आधार पर हर महीने पेंशन दी जाएगी, लगभग 4000 रुपये, जिनके माता पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई है। यह पेंशन बच्चे के 21 वर्ष की आयु प्राप्त, यानी जब तक बच्चा 21 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक यह पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षा और राशन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। वे सभी बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे जिनके माता या पिता या अभिभावक की मृत्यु 1 मार्च 2020 से 31 जुलाई के बीच में हुई है। इस योजना का लाभ केवल राज्य के मूल निवासी ही उठा सकते हैं। जो राज्य अपने राज्य में स्टार्ट कर रहा था वो उनके मूल निवासियों के लिए ही लागू कर रहा था। मध्य प्रदेश ने भी इसको लागू किया था। आगे बढ़ते हैं। बाकी हड्डियों वाले रोग आ रहे हैं कुपोषण से, ऑस्टियोमेलेसिया, रिकेट्स, ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे बढ़िए, कंप्यूटर की बात करते हैं। तो कंप्यूटर से वही 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इंटरनेट से प्रश्न पूछा गया था, MS वर्ड, MS एक्सेल से प्रश्न पूछा गया है। जिन लोगों ने 199 वाली PDF ले रखी है उनके लिए हमने 151 प्रश्नों की, वैसे तो कंप्यूटर की 3-4 PDF दे रखी हैं, लेकिन एक PDF हमने 151 प्रश्नों की बनाई है, जिसमें MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, इंटरनेट, इन चारों को हमने कवर किया एक साथ में। वो वाली PDF आप लोग जरूर पढ़ के जाना। चलिए मैथ की बात करते हैं। तो लगभग 4 से 5 मैथ में प्रश्न आ रहे हैं। देखो, माध्यिका फिर से आ गया। हम कह रहे थे ना, माध्यिका बहुलक और परिसर, इसकी एक वीडियो बना रखी है हमने, आप सर्च कर लेना माध्यिका बाई सक्सेस जंक्शन, तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसमें पूरे ट्रिक के माध्यम से हमने सॉल्व कराया है। इसको करा देते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। 25,000, 15,000, 22,000, 20,000 और 50,000 की माध्यिका बताइए। सबसे पहले गिनो कि कितने नंबर हैं। 1 2 3 4 5, 5 है तो बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें बीच की संख्या निकालनी रहती है। लेकिन उससे पहले इसको असेंडिंग क्रम में लगाना होगा, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगाना होगा। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी। सबसे छोटी कौन सी है? 15,000, तो हमने 15 लिख दिया। अब हज़ार मत लिखो, ठीक है, 1000 लिखोगे क्या मतलब है, बात तो वही है। 15 लिख दिया। 15 के बाद में क्या आएगा? 20 आएगा, तो 20 लिख दिया। 20 के बाद में क्या आएगा? 22 आएगा, 22 लिख दिया। 22 के बाद में क्या आएगा? 25 आएगा। 25 के बाद में 50 आएगा। बस अब बीच वाली संख्या जो होगी वही हमारा आंसर होगा। तो पीछे से 2 हटा दो और आगे से 2 हटा दो, बीच में क्या बचा? 22, तो 22,000 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसी ट्रिक के माध्यम से हमने माध्यिका बहुलक करा रखा है, गणित की वीडियो बनी है, आप जाकर के सर्च कीजिएगा, इसी चैनल के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। और मानक विचलन की भी वीडियो अलग से बना रखी है। एक प्रश्न आया था, 5,000 रुपए को, 15,000 रुपये था, 15,000 रुपये को 7:8 में बांटा जाता है, जिसका अनुपात 8 है, उसे कितने रुपए मिलेंगे? हमने बताया था अगर रेशियो वाला ऐसा प्रश्न आए तो दोनों अनुपात को x मान के जोड़ लो। तो 7x + 8x कितने हो गए? 15x। तो बस 15x बराबर, इसको 15 करना, ठीक है, 15,000 रुपये, ऐसी संख्या दी जाएगी जो पूरी तरह से कट रही होगी। अब x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकालोगे 15 से 15,000 पूरी तरह से कट जाएगा, 1,000 बार कटेगा। अब इसी x की वैल्यू रख दो कहाँ पर? जो 2 अनुपात दिए गए हैं। तो 7 में अगर x की वैल्यू रखोगे तो पहला हो जाएगा 7,000 और बचा हुआ दूसरा हो जाएगा 8,000। पूछा था कि जिसका अनुपात 8 है उसे कितनी राशि मिलेगी? उसे 8,000 रुपये की राशि मिलेगी। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। बाकी आपको पता है शुक्ला सर ESB के नाम से हमने चैनल बना रखा है, जिस पर MP
टेट, MPSI, MP पुलिस कांस्टेबल, MP आबकारी की क्लासेस चल रही हैं। वहाँ पर हम मैथ वगैरह सब कुछ कराएंगे। आज वहाँ पर MP GK की सेकेंड क्लास अभी डल गई है, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगी। क्लिक करके उस पर अपना सपोर्ट दीजिए, उस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिससे कि लगातार क्लासेज वहाँ पर चल सकें। ठीक है, अगर आपका आगे एग्जाम है, जैसे ये एग्जाम हो गया, अब आगे एग्जाम फिर से MP का आने वाला है, तो वहाँ पर MP की सारे एग्जाम की हम फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, वो चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, तो वहाँ पर बीच बीच में ऐड नहीं आएंगे। एक बार वीडियो चालू हो जाएगी तो चलती रहेगी, ठीक है ना, तो वहाँ पर जा करके आप लोग देख सकते हैं। रीजनिंग की बात करते हैं। देखिए, सीरीज का प्रश्न आया था, एक घड़ी का प्रश्न आया था कि घड़ी में 2:40 हो रहे हैं, 15 मिनट बाद घड़ी में क्या टाइम होगा, तो बस 15 इसमें ऐड कर दो। 40 में 10 जोड़ा 50, 50 में 5 जोड़ा 55, तो 15 मिनट बाद 2:55 टाइम हो जाएगा। इस तरह के सिंपल प्रश्न भी आपके आज पूछे गए हैं। बाकी क्रम से प्रश्न आया वेन डायग्राम का। एक दीदी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर हिस्ट्री के प्रश्न आए थे, तो दीदी जी आपसे निवेदन है, हिस्ट्री के जो भी प्रश्न आए थे कृपया 705254 जो नंबर आपको दे रखा है व्हाट्सएप वाला, उस पर आप सेंड कर देना। कृपया जो भी नए प्रश्न आए कृपया सेंड जरूर कर दिए कीजिए। आज कंज्यूमर फोरम से एक प्रश्न आया था, उसको भी सॉल्व करेंगे और कल हम एक्स्ट्रा ट्रेंडिंग टॉपिक वाली वीडियो में कवर भी करेंगे डिटेल में। चलिए, बाकी वेन डायग्राम का आ रहा है, सुबह बताया था आपको। जिंक की कमी से गर्भवती महिला में कौन सी समस्या हो सकती है, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ से 2-2, 3-3 प्रश्न बन रहे हैं गर्भवती महिला से। और गर्भावस्था की आज सुबह वीडियो कराइए, देख करके जाना, वो ट्रिक भी आपको उसी में पता चल जाएगी। गर्भावस्था के दौरान जिंक की कमी से शिशु का जन्म जो वजन है वो जन्म के समय कम हो सकता है, समय से पहले प्रसव हो सकता है और जन्मजात विकृतियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही माँ भी गर्भावस्था से संबंधित जटिलताओं से जो है ग्रसित हो सकती है जिंक की कमी से। उसके बाद IPC की धारा पूछ ली है आपसे। IPC की किस धारा में शादी के लिए अपहरण करने से संबंधित दंड है, यानी कि अगर किसी का अपहरण करके शादी करते हैं तो कितना दंड है और कौन सी धारा में है वो बता देते हैं। तो भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 366 में शादी के लिए जबरन या अवैध संबंध बनाने के इरादे से किसी महिला का अगर अपहरण किया जाता है तो उससे दंड से संबंधित प्रावधान है। किसमें? आर्टिकल 3 IPC की धारा 366, ये आपके ऑप्शन में भी थी। देखो, तो यह धारा किसी महिला का अपहरण करने या उससे विवाह करने के लिए मजबूर करने और अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर करने से संबंधित है। धारा दंड की बात कर लेते हैं, तो इस धारा के तहत व्यक्ति को 10 साल तक का कारावास, साधारण या कठोर कारावास, जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। बाकी MPSI की जब क्लास चालू करेंगे तो उसमें कानून वगैरह हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है, उसी चैनल पर वो क्लासेस चलेंगी, तब ये सारी चीज़ें IPC क्या होती है, पॉक्सो क्या होता है, सब कवर करेंगे। काहे चिंता कर रहे हो, बस आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो सर्च कर लेना, शुक्ला सर ESB के नाम से है। उसमें लगभग 3600 लगभग सब्सक्राइबर है, 3.06 के सब्सक्राइबर है, ठीक है, नया चैनल चालू किया है। एक गर्भवती महिला को फाइबर क्यों जरूरी है? देखो, फाइबर क्या करता है, कब्ज से राहत करता है, तो चाहे गर्भवती महिला या नॉर्मल इंसान हो, कब्ज से राहत में फाइबर हेल्प करेगा। तो गर्भावस्था के दौरान फाइबर का सेवन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कब्ज से राहत दिलाता है, पाचन को बेहतर बनाता है और रक्त शर्करा के स्तर को भी नियंत्रित करता है और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करता है। कौन? फाइबर, ठीक है। तो ये सारे काम, फाइबर भी आपका जो रक्त होता है उसको पतला करने में मदद करता है, जिससे कि हृदय तक रक्त आसानी से पहुंच सकता है और वो पतला रक्त जो होगा उससे क्या होगा कि हृदय को कोई समस्या नहीं होगी और ये डायबिटीज़ को भी कम करने में मदद करता है। आगे बढ़िए। प्रबंधकीय कौशल से प्रश्न देख लीजिए। पैराग्राफ के 10 प्रश्न आ रहे हैं, ये लगातार आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा ट्रिकी पैराग्राफ दिया गया है। अब तो देखो, अब पेपर का लेवल बढ़ेगा क्योंकि ट्रिकी पैराग्राफ पूछेंगे, ठीक है ना। कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो नए होंगे, तो वो आप लोग भेजेंगे तभी हम तक पहुँचेंगे। तो आप लोग जरूर भेज दिया कीजिए, 1 से 1.5 घंटे के अंदर जितने भी प्रश्न याद हुआ करें आप सेंड कर दिया करो। कंज्यूमर फोरम से आज प्रश्न पूछा है। ये कंज्यूमर फोरम क्या होता है, आइए देख लेते हैं। कंज्यूमर फोरम, जिसे उपभोक्ता अदालत भी कहते हैं, एक विशेष प्रकार का न्यायालय है जो उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए स्थापित किया गया है। यानी कि जैसे आप एक दुकानदार के पास में जाते हैं, ठीक है, अब दुकानदार ने कम तौला और आपको दे दिया, आपने देख लिया कि भैया इसने कम तौला है, आपने दुकानदार से कहा कि ओ भाई साहब ये तुम कम तौल रहे हो, ठीक है ना, तो इसको सही से तौल करके दो। दुकानदार अपनी एकड़ में है, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ, धन्ना सेठ समझ रहा, बोला ए भैया आना हो तो आओ, ले जाना हो तो ले जाओ सामान, नहीं ले जाना हो तो नहीं। तुमने कहा भैया हमें सामान नहीं लेना, तो हमारे पैसा लौटा, तो कहे पैसा नहीं लौटाया जाता है, ठीक है ना, पैसा नहीं लौटा पाएंगे। तो फिर क्या होगा, तो आप इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, इसके खिलाफ आप कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं। फिर कंज्यूमर फोरम वाले उस दुकान पर आएंगे और उसका पता चला जाँच वाँच कर ली, दिखाओ तुम्हारा सामान कैसा क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आप जानते हैं वो FCI वाले जो होते हैं वो ये सारा काम देखते हैं, ठीक है ना। तो कंज्यूमर फोरम क्या है, एक विशेष प्रकार की अदालत है जो उन लोगों के लिए बनाई गई है जो उपभोक्ता मामले हैं, यानी कि जो ग्राहक होता है उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कंज्यूमर फोरम बनाया गया है।
इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। बाकी नेतृत्व और संचार से प्रश्न आपके बेसिक नॉलेज के आ रहे हैं, यानी दिमाग की समझ पर आधारित ज़्यादा प्रश्न आपके नेतृत्व और संचार के आ रहे हैं। ठीक है ना? ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और इसी पर आपको अपने प्रश्नों को भी भेज देना जितने प्रश्न आपको याद रहें। ये हमारा फेसबुक चैनल है, ठीक है, सक्सेस जंक्शन के नाम से फेसबुक पर है। आप सर्च करना, 1.9K के आसपास सब्सक्राइबर हैं, उसको फॉलो कर लेना। वहाँ पर हम छोटे-छोटे आर्टिकल्स डालते रहते हैं, जैसे बीमारियों से संबंधित आर्टिकल हो गया, डिप्थीरिया हो गया, पर्टुसिस हो गया, काली खांसी, इसको डाल चुके हैं। आप जा करके वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। लिंक आपको सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर है हमारा सक्सेस जंक्शन 777, उसको जरूर फॉलो कर लेना और वो विटामिन वाली सीरीज आप लोग जरूर देख करके आना। 30 सेकंड में विटामिन के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं, अलग अलग विटामिन की हमने बना रखी है। ठीक है, बाकी शुक्ला सर ESB हमारा चैनल है जिसकी लिंक आपको नीचे देखो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उसको फॉलो कर लेना। और वहाँ पर हम MPGK की क्लास चालू कर दी है, 2 क्लासेज हो चुकी हैं, दोनों क्लास जा करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एकदम डिटेल में 0 से हीरो लेवल तक करा रहे हैं। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे ट्रेंडिंग टॉपिक की वीडियो में, उसके बाद में शाम को 3 बजे फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम है। इसमें कल किस किस का एग्जाम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।